नमस्कार दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरीज में आपका स्वागत है। यह फिटर ट्रेड के लिए जीरो टू हीरो सीरीज है दोस्तों। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका 15 दिन या 20 दिन के भीतर आपका पूरा सिलेबस कवर करा दें। दोस्तों पूरे वीडियो के दौरान आपको दो चीज़ में ध्यान देना है। एक तो जो मेरा ये जो माउस चल रहा है इंडिकेटर, इस पे ध्यान देना है, और दूसरा मेरी बातों पे ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। ये हम जो भारत स्किल जो साइड है उसमें जो बुक डली हुई है फिटर की, ठीक है, उसको बेस मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा भी जो जानकारी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको ऑडियो मतलब मेरी आवाज़ के द्वारा आपको मिलती जाएगी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ध्यान से पूरे वीडियो के दौरान मुझे सुनते रहें, ठीक है, और आपको जहाँ लगे आप नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो भी जानकारी होगी, एक्स्ट्रा जानकारी होगी दोस्तों, मैं आपको आवाज़ के माध्यम से देते जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मापन से शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है, किसी ज्ञात मानक से मापन अर्थात क्या होता है, किसी ज्ञात मानक से तुलना करना। मापन अर्थात किसी ज्ञात मानक से तुलना करना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मापन की विधियां हैं दोस्तों। एसआई यूनिट में मूल इकाई क्या है दोस्तों, मीटर है, ठीक है। मीटर में कुछ कन्वर्जन है, आपको ये तो याद होंगे। एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होंगे, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। अर्थात माइक्रोन क्या होता है, मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इंजीनियरिंग काल में ना अधिकतर इकाई क्या होती है, एमएम में मापी जाती है। एमएम में ही हम इसको बेस यूनिट लेके ही अधिमानत किया गया है, हम इसको ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। आगे बात करें ब्रिटिश यूनिट की दोस्तों, तो हमारे देश में पहले ब्रिटिश राज रहा है, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश प्रणाली भी अभी भी कुछ जगह ब्रिटिश प्रणाली चलती है, ठीक है। इसमें मूलभूत इकाई क्या है दोस्तों, इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड, ठीक है। यार्ड से इसमें मापन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। अब आती है स्टील रूल, ठीक है। स्टील रूल क्या होती है दोस्तों, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होते हैं। यहाँ पे देखो, किसी भी उपकरण को यदि हम पढ़ रहे हैं तो आपको दो चीज याद रखना है। एक तो उसका स्पेसिफिकेशन, अर्थात उसको स्पेसिफाई किस तरीके से किया जाता है ये, और दूसरी चीज आपको एक और याद रखना है, उसकी धातु। ये दो चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। हम हर टूल को पढ़ते समय इसी में याद रखना है, इसी तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। यह फिटर ट्रेड है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाटा मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ मेमोराइज करना है, बहुत सारी चीज़ याद करना है, क्योंकि यहाँ पे डाटा से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, लिखते जाना है, आपको एक डाटा शीट बनाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है डाटा से, ठीक है। शुरुआत करें स्टील रूल की, तो स्टील रूल बनाई जाती है स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की। इसका साइज क्या होता है, स्पेसिफाई करते हैं। इसकी लंबाई से 150 mm, 300 mm, 500 mm, 1000 mm की आती है। इसका अल्पतमांक कितना होता है, एमएम में 0.5 mm, और इंच में होता है 1/64 इंच, ठीक है। अब अल्पतमांक क्या होगा, या ये वह अल्पतमांक क्या होता है, किसी भी उपकरण की वह छोटी से छोटी माप जिसे वह शुद्धता से माप सकता है, ठीक है। यह किसी भी उपकरण की वह माप जिसमें वह सूक्ष्मता से रीडिंग ले सकता है, वह उसका क्या कहलाएगी, अल्पतमांक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अल्पतमांक या अल्पतमांक कहते हैं हम इसको। अल्पतमांक सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं दोस्तों, उसमें हम अल्पतमांक की श्रेणी में लेते हैं, और सामान्य यंत्र में हम इसे सीधे सीधे यह बोल देते हैं कि यह कितनी सूक्ष्मता से माप सकती है। तो यह होगी आपकी 0.5 mm सूक्ष्मता से माप सकती है, किसमें, मिलीमीटर में, और 1/64 इंच में यह माप, इंच या ब्रिटिश प्रणाली में इसका मापन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अब ये स्टील रूल के अन्य प्रकार है। अब यहाँ से आपको याद करने की कहानी चालू होती है। अन्य प्रकार की स्टील होती है, रूल होती है, पहली होती है नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है। नैरो अर्थात सकरी, ठीक है। अब कहाँ होगा इस स्टील रूल का उपयोग, कहाँ किया जाएगा, कीवे की गहराई, छोटे वेस की गहराई तथा ब्लाइंड होल। अब ये ब्लाइंड होल क्या होते हैं, ब्लाइंड होल का मतलब ये होता है दोस्तों, जो होल में आर पार दिखाई नहीं देता, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, आपके ब्लाइंड होल कहलाते हैं। जिसमें आपका आर पार दिखाई नहीं देता वो क्या होता है, ब्लाइंड होल कहलाते हैं, ठीक है। नैरो स्टील रूल का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे आपकी साधारण स्टील रूल नहीं पहुँचती। यह बहुत ही सकरी, लगभग 5 mm चौड़ी, ठीक है, 5 mm चौड़ी होती है, और 2 mm मोटाई इसकी होती है, ठीक है। यह नैरो स्टील रूल होती है। अगला है शॉर्ट स्टील रूल। अब देखो शॉर्ट स्टील रूल में आपको क्या याद रखना है, यह 5 सेट में आती है। यह मतलब 5 स्टील, छोटी छोटी स्टील रूलों का सेट है, ठीक है। ये दिखाया गया है डायग्राम, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 स्टील रूल का यह सेट होता है, ठीक है। और यह क्या कहाँ पे करेंगे, छोटे ग्रूव, छोटे शोल्डर, कीवे आदि की मापी करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के दिखाई देते हैं। 5 रूल में अब आपको इसका साइज याद रख लेना है। इसके आप क्या कर सकते हैं, एक रेंज याद कर सकते हैं। 5 रूल में कहाँ से कहाँ तक, 1/4 इंच, ठीक है, या जिसे हम बोलेंगे पौन इंच से लेके कहाँ तक, 1 इंच तक हम इसमें मापन कर सकते हैं, ठीक है। पहले होगी पौन इंच, फिर 3/8 इंच, फिर आधा इंच, फिर 1.25 इंच, और कितना, 1 इंच, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्रत्येक स्टील रूल के एक सिरे पर कितने ग्रेजुएशन होंगे, 32, तथा दूसरे सिरे पर कितने होंगे, 64 ग्रेजुएशन होंगे।
अब ये सब डाटा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक सिरे पे कितने ग्रेजुएशन होंगे, एक सिरे पे होंगे 32 और दूसरे मतलब एक साइड क्या होगा 32 और दूसरे साइड जब पलटाएंगे तो कितने होंगे, इसमें 64 ग्रेजुएशन होंगे, ठीक है। अगला है आपका स्टील रूल विद टेपर एंड, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि 2 इंच जो इसका ग्रेजुएशन होगा स्टार्टिंग का, उसमें क्या होगा आधा इंच चौड़ाई से मतलब अंतिम सिरा कितना होगा, आधा इंच चौड़ा होगा और 1/8 इंच का क्या होगा टेपर होगा, मतलब आधा इंच से 1/8 इंच तक का कैसा होगा इसमें टेपर होगा, किसमें शुरू के 2 इंच में। इस प्रकार का टेपर इसमें बना होगा। कहाँ प्रयोग करेंगे दोस्तों, वहीं पे जहाँ पे आपकी समान स्टील रूल का प्रयोग नहीं किया सकता। कौड़ी मापन की बात करें दोस्तों, तो कौड़ी मापन में क्या होगा, कौड़ी मापन इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, कौड़ को काय में माना जाता है, डिग्री में, ठीक है। 1 डिग्री को 60 मिनट में बांट देते हैं और 1 मिनट को 60 सेकंड में हम विभाजित कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो इसमें आप कुछ खास यूनिट दे दीजिए। मैट्रिक की तो आपको याद हो गई दोस्तों। ब्रिटिश में कुछ खास याद रख लेना, जैसे 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। 1 यार्ड में 3 फुट होता है, ठीक है। 1 फरलॉन्ग में 220 यार्ड होते हैं और 1 माइल में 8 फरलॉन्ग होते हैं। ये आप कुछ खास चीजें याद करके चलिए, ठीक है। आगे आता है आपका खरोचनी या एक्चुअली ये स्क्रैपर है दोस्तों, हमको इंग्लिश वर्डों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। खरोचनी मतलब स्क्रैपर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्राइबर भी लिखा हुआ है, मतलब हिंदी वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप इंग्लिश वर्ड को ही बेस मानकर चलें, इंग्लिश वर्ड को आप बेस मानकर चलते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। स्क्राइबर का काम वही है दोस्तों जो पेंसिल का काम है, बस अंतर इतना होता है कि पेंसिल से अगर हम कहीं पे मापन लगाएंगे तो कैसा होगा, मिट जाएगा, और स्क्राइबर से मापन लगाने से क्या होता है, खरोंच बना देता है। मतलब यह क्या करता है, धातु को खरोंच कर निशान बना देता है। अब चूंकि ये खरोंच का निशान बनाना होता है, इसलिए कि इसकी धातु कैसी होनी चाहिए, कठोर, और कठोर धातु में हमारे पास होती है हाई कार्बन स्टील का यह बना हुआ होता है, और इसको और भी हार्ड कर दिया जाता है ऊष्मा उपचार द्वारा। इसकी जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये देखिए आपका डायग्राम बना हुआ है, इसका स्ट्रेट पॉइंट है, ठीक है। यह जो पॉइंट होता है इसका एंगल होता है दोस्तों 12 से 15 डिग्री, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, कहीं लिख लीजिएगा, 12 से 15 डिग्री इसका एंगल होता है, पॉइंट का एंगल 12 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। अभी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट स्क्राइबर जो एकदम सीधा होता है, दूसरा होता है बैंड स्क्राइबर बनाया हुआ है डायग्राम में, इसका एक सिरा सीधा होता है और दूसरा सिरा कैसा होता है, आपका 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तीसरा होता है आपका कौन सा, एडजस्टेबल स्क्राइबर में क्या कर सकते हैं हम, इसकी लंबाई को आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। और चौथा होता है आपका ऑफसेट स्क्राइबर, जिसका एक सिरा कैसा होता है, ऑफसेट होता है। और ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग अधिकतर हम कहाँ कर सकते हैं, ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग हम करते हैं कहाँ पे, जो मापक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे एक वर्नियर गेज और वर्नियर हाइट गेज, इन सब के साथ हम इसका मतलब मापक इंस्ट्रूमेंट के साथ हम आपके ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जब स्क्राइबर से अपन मापन करते हैं तो इसके लिए झुकाव देखो डायग्राम में दिखाया गया है, 60 डिग्री में इसको झुका के यह मापन को कर रहा है, ठीक है। आगे बात करें डिवाइडर की। डिवाइडर क्या है, डिवाइडर 2 टांगों वाला औजार है, जिसकी दोनों टांगे कैसी होती है, निकुली होती है। इसका प्रयोग काय में करते हैं, वृत्त चाप खींचने के लिए या दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए, ठीक है। दूरियों को स्थानांतरित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी क्या होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। यह 2 प्रकार के होते हैं, आपके फिक्स जॉइंट और फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, ठीक है। फर्म जॉइंट ये बनाया गया डायग्राम में फर्म जॉइंट है, और स्प्रिंग जॉइंट में क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे। डिवाइडर को भी हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, डिवाइडर को हम स्पेसिफाई करते हैं किससे, इसकी लंबाई से हम स्पेसिफाई करते हैं। इसकी लंबाई देखिए, ये दिखा हुआ स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर दिखाया गया हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर दिखाया गया है, ये ऊपर लगा हुआ था, स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और यह स्प्रिंग कौन सा होता है, यह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर होता है या स्प्रिंग जॉइंट वाले जो कैलिपर होते हैं, उसका जो स्प्रिंग होता है वो होता है आपका लीफ स्प्रिंग। कौन सा स्प्रिंग दोस्तों, लीफ स्प्रिंग या कमानी स्प्रिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। स्प्रिंग स्टील का बना हुआ यह स्प्रिंग होता है। साथ ही साथ इसकी पहचान क्या होती है, इसमें नट लगा हुआ होता है, और यह सबसे ज्यादा अच्छे से प्रयोग होता है क्योंकि इसकी जो माप होती है, हम नट को खोल के आसानी से इसकी माप को सेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से यह बनता है कि इसे जब डिवाइडर का प्रयोग से पहले हम क्या करते हैं, 30 डिग्री के ब्रेक पंच से क्या कर लेते हैं, निशान बना लेते हैं, ठीक है, जिससे डिवाइडर अच्छी तरह से बैठ जाए, ठीक है। डिवाइडर की धातु क्या होगी दोस्तों, चूंकि यह भी निशान लगा रहा है, इसलिए इसकी धातु क्या होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, और इसके जो सिरे होते हैं उसको हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। आगे विधि है, मार्किंग की विधि है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी चीज को मापन के लिए हमको आधार चाहिए होता है, तो यह उसी बात कर रहा है, डेटम की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके जो डायग्राम, यहाँ से डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये जो यह विधि दी है, ये क्या है, एज डेटम मान के विधि ली हो गई, मतलब
जो आपका जॉब है उसके किनारों को आधार मानकर हम यहाँ से मापन ले रहे हैं। और ये जो विधि दी है ये सेंटर लाइन डेटम दी हुई है, मतलब इसमें हम जो सेंटर लाइन है उसको डेटम लेके बाकी का माप ले रहे हैं। ठीक है, सेंटर लाइन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, जहाँ पे जो जॉब के किनारे होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है, मतलब निश्चित नहीं होता, वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर लाइन विधि का प्रयोग करते हैं। और जहाँ उसके किनारे कैसे होते हैं, मतलब किनारे हमको स्पष्ट होते हैं, वहां से हम उसके किनारों को लेकर भी मापन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इस डेटम विधि के लिए हमको जो डेटम चाहिए होता है वो हमको क्या सरफेस प्लेट से या कोणीय मापन कर रहे हैं तो एंगल प्लेट से, वी ब्लॉक से और समांतर ब्लॉक से हमको सरफेस प्रदान होती है अर्थात डेटम प्रदान हो जाता है। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, ये दिया हुआ है वर्नियर हाइट गेज दी है, ये जो डायग्राम बना गया है ये आपकी कौन सी सरफेस प्लेट है। ठीक है, ये समानांतर ब्लॉक या मार्किंग ब्लॉक वो पैरेलल ब्लॉक दिखाए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों कैलिपर की बात करें। कैलिपर कैसा है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। सॉरी दोस्तों, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र क्या होते हैं, यह खुद डायरेक्ट मापन नहीं करते। ठीक है, ये क्या करते हैं, केवल माप को स्थानांतरित करते हैं। इनसे मापन लेने के लिए हमको स्टील रूल या अन्य किसी मापक उपकरण की, अन्य किसी प्रत्यक्ष मापी उपकरण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम बोलते हैं कैलिपर। तो यह क्या है, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी उपकरण है। ये यह 3 प्रकार के होते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे जिनकी। इसके जोड़ 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक होगा फर्म जॉइंट, दूसरा होगा स्प्रिंग जॉइंट। मैंने पहले ही भी चर्चा करा था, जैसे अपन ने डिवाइडर पढ़े हुए थे। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेगी, साइज इसके भी लेंथ के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अब जो इनसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर क्या होता है, अंदरूनी माप के लिए दिया जाता है। ठीक है, अंदरूनी माप मापन के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। और आउटसाइड कैलिपर, ये जैसे ये आपको दिखाया गया है जो फिगर 1, ये आउटसाइड कैलिपर है और फिगर 2 कैसा है आपका इनसाइड कैलिपर है, अंदरूनी माप को माप रहा है और आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप को माप रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल नट के द्वारा इसको आसानी से सीधे सेट किया जा सकता है, जैसा मैंने आपको डिवाइडर के वाले वीडियो में आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि आउटसाइड कैलिपर द्वारा मापन किसका मापन किया जाएगा, गोल सतह का मापन कर सकते हैं, व्यास आदि माप सकते हैं, लेकिन सारे कैसे हैं, ये अप्रत्यक्ष मापी हैं, इनका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता हमको। इसके लिए ऐसी कोई चीज चाहिए, स्टील रूल या अन्य कोई डायरेक्ट मापर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इससे माप को उतार सकते हैं दूसरी जगह। ठीक है, जेनी कैलिपर अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कैलिपर से क्वेश्चन बनता है ना दोस्तों तो अधिकतर जेनी कैलिपर से ही बनता है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन बनता है इनके नाम से, तो तीनों नाम रट डालिए। ठीक है, मतलब याद कर लीजिए, इसका नाम है हार्मोप्रोडाइट कैलिपर, लैग तथा पॉइंट कैलिपर या ऑड लैग कैलिपर, ये तीनों नाम इसके याद रख लीजिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा पैर, एक पैर कैसा रहेगा, सीधा, और दूसरा मुड़ा होता है अंदर की ओर। कितने डिग्री में मुड़ा होता है, तो दूसरा कोण 45 डिग्री में अंदर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसको भी नाप के द्वारा स्पेसिफाई करते हैं, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm। ठीक है, कैसा क्या क्या उपयोग करता है, आंतरिक तथा बाहरी किनारों के समानांतर लाइन खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, और गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। याद रखना, गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए 2 चीजें। ठीक है, पहली आपकी क्या है, ये आपका ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, और दूसरा है आपका आएगा आपका जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे आपका जब कॉम्बिनेशन सेट पढ़ेंगे तो उसमें जो सेंटर हेड होता है उसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चिन्हन के प्रकार करें तो चिन्हन में आता है दोस्तों पंच। ठीक है, पंच क्या होते हैं, ठीक है, पंच, इसमें जो जानकारी दी है उसके अलावा भी आपको जानकारी दूंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, हम इस केवल इस बुक को बेस लेके नहीं, मतलब इसको केवल बेस माना है मैंने, आपको जानकारी में और भी देते जाऊंगा। पंच क्या होते हैं, जो हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, जब हम मार्किंग करते हैं मतलब हमने क्या करा, निशान लगाया, पहले पेंसिल से निशान लगाया, उसको चिन्ह को पक्का करने के लिए हमने स्क्राइबर से लाइन खींच दी। अब लेकिन क्या होगा, जब बहुत सारी प्रक्रियाएं करेंगे तो लाइनिंग कैसी होगी, मिटने लगेगी, इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पंच का प्रयोग करते हैं। पंच का प्रयोग क्या होता है, पंच ऐसा उपकरण होता है, आपको जैसे आपको छैनी दिखाई देती है ना दोस्तों, इसी प्रकार का पंच एक उपकरण होता है। ठीक है, यह उसका पूरा भाग है दोस्तों, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हेड, बीच वाला हिस्सा कहलाता है बॉडी, जिसमें नर्लिंग की गई होती है, नर्लिंग मतलब पकड़ बनाने के लिए खुरदुरा कर देते हैं, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है आपका पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस पंच से क्या करते हैं, जो आपका स्क्राइबर वाला लाइन खींचते हैं ना, उसमें हम 2.5 mm, ठीक है, लगभग सॉरी 2.5 mm, लगभग सॉरी 2.5 mm की दूरी हम क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं, जिससे क्या होती है, इसकी मार्किंग पक्की हो जाती है। ठीक है, लगभग 2.5 mm की दूरी पर हम निशान लगा के इससे मार्किंग को पक्का करते हैं, मतलब छोटे छोटे डॉट बना देंगे। ठीक है, अभी पंच 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें केंद्र पंच की या सेंटर पंच की। ठीक है, आपको इन 3 पंचों को याद रखना है, इसमें एंगल और धातु। सेंटर पंच क्या होगा, इसकी नोक होती है 90 डिग्री होती है,
धातु होती है हाई कार्बन स्टील। इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग क्या करते हैं, यह जब ड्रिल शुरू करने से पहले इसको ठीक सेंटर में निशान लगाने के लिए, ताकि ड्रिल का पॉइंट बैठ जाए, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है आपका प्रिक पंच। ठीक है, जैसे प्रिक पंच में 200 इसमें दिया है, प्रिक पंच का कोण 30 अथवा 60 डिग्री होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रिक पंच है उसका कोण होता है 30 डिग्री, और जो डॉट पंच होता है उसका कोण होता है 60 डिग्री। ठीक है, जो डॉट पंच है उसका कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और प्रिक पंच का कोण होगा 30 डिग्री। डॉट पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग जो आपकी सामान्य मार्किंग है, जैसे कास्ट आयरन की मार्किंग कर रहे हो आप, माइल्ड स्टील में मार्किंग कर रहे हो, तो आप किसका प्रयोग करते हो, डॉट पंच का प्रयोग करते हो। इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। और कंपेयर टू कर देती है हम नरम धातु, जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ, इस प्रकार की जो आपकी, जैसे आपकी जो आपकी मेटल सीट है, उसमें यदि हम पंचिंग कर रहे हैं तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। प्रिक पंच नुकीला होता है, इसका एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होगा। याद रखना दोस्तों, पंच जितना नुकीला होगा उसका प्रयोग उतनी मृदु धातु या सॉफ्ट धातु में किया जाएगा। पंच का एंगल जितना ज्यादा बढ़ाएगा उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, उसका प्रयोग कठोर धातु में किया जाएगा। ऐसा क्यों, यदि कम जितनी धातु नुकीली होगी, ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने आपकी पेंसिल की नोक को बहुत ज्यादा नुकीला कर दिया, तो अगर आप उसको चलाते हैं तो क्या होती है, नोक जल्दी टूट जाती है। सेम उसी प्रकार है, क्या होगा, आपकी जो कठोर धातु है तो हम पंच का एंगल बड़े पंच का एंगल अर्थात डॉट पंच का प्रयोग करेंगे, और नर्म धातु है तो हम प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। पंच को भी उसकी पूरी लंबाई से बताते हैं। ठीक है, उसका नाम, उसका आकार और लंबाई के अनुसार बताते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच। प्रिक पंच का कोण 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री और सेंटर पंच का 90 डिग्री। इसके अलावा भी कुछ पंच होते हैं दोस्तों, जिनको आप अपने हम आगे चर्चा करेंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ उनके नाम। ठीक है, सबसे पहले एक होता है, इसके बाद होता है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच का प्रयोग होता है कि इसका होल बनाने के लिए किया जाता है। जो आपकी मेटल सीट होती है उसका प्रयोग क्या कहता है, सॉलिड पंच का प्रयोग मेटल की सीट पे होल बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन सॉलिड पंच को डाई के साथ प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपका हॉलो पंच। हॉलो पंच जैसा नाम है, यह पंच कैसा होता है, खोखला होता है। इसका प्रयोग ये 5 के 5 के सेट पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 या 7 का सेट आता है इसमें दोस्तों। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होगा, नर्म धातुओं में, जैसे चमड़ा, मेटल सीट, पतली मेटल सीट, गत्ते के टुकड़े, इसमें होल बनाने के लिए हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों एक पिन पंच। पिन पंच का जैसा नाम वैसा काम। पिन पंच के द्वारा हम होल या निशान नहीं बनाते। पिन पंच के द्वारा यदि कहीं पिन फंस गई है, कोई डॉबल पिन या आपकी कोई गाइड पिन आदि किसी होल में फंस गई है, तो इसका हम निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पिन पंच का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपके पंच के बारे में जानकारी हुई दोस्तों। अभी चिंता मत कीजिए, ये अभी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है दोस्तों। जब हम सेकंड ईयर में जाएंगे तो एक और बार ये टॉपिक आएंगे जहाँ पे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हम फिटर का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम एक जिस हिसाब से आपका बुक में दिया हुआ उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जैसा जैसा डिटेल में आएगा मैं आपको वैसा वैसा डिटेल में पढ़ाते जाऊंगा। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।